दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हो कि यस बैंक अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप ये समझ ही सकते हो कि 2020 के बाद जब यस बैंक ने फिर से अपनी शुरुआत की, उसके बाद में इन्होंने कई माइलस्टोन अचीवमेंट किए और आप समझ सकते हो कि भले इसकी प्राइस अभी इतनी न बढ़ी हो, लेकिन बिजनेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। काफ़ी लोगों को बहुत सारे डाउट्स है यस बैंक को लेकर। उनको लगता है कि यस बैंक आने वाले समय में फिर से बहुत सारा लॉस दे सकती है और हमारे पैसे यहाँ पे डूब भी सकते हैं, ऐसे लोगों को लगता है। कमेंट्स भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान होना चाहिए कि यस बैंक की प्राइस एक समय 300-400 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में इसमें बहुत सारी गिरावट हुई, स्टॉक बहुत नीचे आया, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया। आपको ये भी पता होगा कि जब आरबीआई ने इसकी कमान सौंपी थी एसबीआई के हाथ में, तब कुछ और बड़े बैंकों को भी इसमें शामिल किया गया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तब उनको 10 रुपये में शेयर जारी किए गए थे। वो उस समय जब यस बैंक का कोई भविष्य नहीं था, यस बैंक के पास कोई विजन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद में यस बैंक ने तो बहुत कुछ अचीव किया। उसके बाद हमने बहुत सारे शानदार रिजल्ट देखे, बहुत सारे रिजल्ट के अंदर हमने प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखा है और एक तरह से देखें तो बाजार में मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से इसका बढ़ रहा है। तो आने वाले समय इसकी प्राइस जो इस समय 16-17 के आसपास है, वो कैसे ज़्यादा हो सकती है, यानी ये प्राइस तो बहुत नीचे है, यहाँ बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। तो यहाँ पे उस गुड की न्यूज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की अगर बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 17 पर हुई, क्लोजिंग गुरुवार की 16.95 की थी और 16.85 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 17.10 का है। लेकिन कुछ दबाव देखने को मिला, कुछ बड़ी डील के माध्यम से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, उस हिसाब से 16.90 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.29% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसके रिटर्न को आप देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 95% का निगेटिव रिटर्न दिया लोगों को। ये राणा कपूर का वक्त था। 3 ईयर के हिसाब से 42% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के अंदर और आप समझ सकते हो 3 ईयर इसका मतलब फिर से शुरुआत हो चुकी थी एसबीआई के माध्यम से। 1 ईयर के हिसाब से 16.49% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको 7.96% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी और 1 मंथ के हिसाब से 4.63% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग कोई अपडाउन नहीं है। तो आप ये देख ही सकते हो कि जब से इसकी फिर से शुरुआत हुई तब से यहाँ पे किसी को लॉस तो नहीं है। रिटर्न काफ़ी अच्छा भले ना हो, लेकिन लोगों को लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे तेज़ी नहीं बनने के पीछे भी वजह रही कि लॉक इन पीरियड के तहत जो 3 साल के लिए शेयर लॉक किए गए थे बैंकों के, उनको अब फ्री कर दिया गया, तो वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि उन्होंने 10 रुपये के आसपास शेयर खरीदे और इसी वजह से अभी प्राइस इसकी बढ़ नहीं पा रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है उसकी तरफ चलते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आरबीआई ने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उत्साहवर्धक है। तो यूपीआई की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े पेश किए गए उसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 मार्च के अंत में देखें तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के जो आंकड़े हैं वो 13.24% की वृद्धि दिखा रहे, यानी 13.24% का डिजिटल ट्रांजैक्शन और बढ़ा है और ये 395.57 तक रहा है। तो ये जो आरबीआई की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए ये इशारा करे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लोग डिजिटल पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से इसकी वृद्धि हो रही है। लगातार हर साल हर महीने तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऐसे ग्राहक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपना पेमेंट का भुगतान कर रहे हैं। तो ऑनलाइन डिजिटल जो भुगतान का जो आंकड़ा मापने का जो पैमाना है आरबीआई का, उसके हिसाब से 2023 के अंत में 395.57 पर रहा है। सितंबर 2022 में ये 377.46 के आसपास था और मार्च में 2022 में 349.30 के आसपास था। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए उनका कहना है कि देख सकते हो कि तेज़ी से डिजिटल भुगतान बढ़ रहा है। तो अब इससे यस बैंक को क्या फ़ायदा होगा? तो यस बैंक को इससे इस तरह से फ़ायदा होगा कि यस बैंक का जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो मार्केट शेयर है वो 43% का है, यानी एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि पूरे बाजार में जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें सीधा आधे के आसपास यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो भले ही दूसरी बैंकों के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो, लेकिन उसका जो जरिया बन रहा है वो यस बैंक बन रहा है और ये आप समझ सकते हो इसकी बहुत बड़ी जीत है यस बैंक की।
तो जो CMO है यस बैंक है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 43% मार्केट शेयर UPI ट्रांजैक्शन में यस बैंक का है और ये सबसे बड़ी जीत है यस बैंक की। यानी पिछले 3 साल में जो यस बैंक ने अचीवमेंट किया, आप समझ सकते हो कि दूसरी बड़ी बड़ी बैंकों को पछाड़ के इसने एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया UPI ट्रांजैक्शन। और जिस तरह से लगातार तेजी से कस्टमर बढ़ रहे UPI ट्रांजैक्शन में, इसका सीधा फायदा यहाँ पे यस बैंक को होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसकी प्राइस बहुत नीचे है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर ही सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो बहुत नीचे इस समय। अब यस बैंक की प्राइस जो बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, उसके पीछे एक और वजह भी है। यस बैंक के शेयर होल्डर की संख्या में पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 पे है। यहाँ पे इसके शेयर होल्डर की संख्या आप देख रहे हो, करीब 49.04 लाख शेयर होल्डर है इसके, और ये सबसे बड़ी संख्या है। इसका मार्केट कैप 48,741 करोड़ के आसपास है। तो पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो यस बैंक के ही है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो इसकी शेयर को इतनी प्राइस को तेज़ी से आप बढ़ा भी नहीं सकते और न इसको गिरा सकते हैं। नंबर 2 पे आपको यहाँ पे टाटा पावर दिखाई देगा, फिर 3 नंबर पे टाटा स्टील है, 4 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देगा, 5 नंबर पे टाटा मोटर्स है, और 6 नंबर जो है वो LIC का है। उसके बाद में आपको वोडाफोन आइडिया दिखाई देगा, फिर इन्फोसिस, और इसके बाद रिलायंस पावर, और फिर ITC। ये टॉप 10 कंपनियां जिसकी शेयर होल्डर की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें यस बैंक सबसे ऊपर है। तो आप ये समझ सकते हो कि उसका असर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो निवेश का जरिया बनता है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि FI, DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जून क्वार्टर के दौरान। FI की बात करें तो आप देख दो कि मार्च 2023 में उनकी 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 23.79% के आसपास हुई है। यानी FI ने जम के खरीदारी की है जून क्वार्टर के दौरान। बात अगर बड़े फंड हाउस की यानी DI की करें तो 4.75% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर के दरमियान, जो जून में बढ़ के 4.79% हो गई है। तो DI ने भी बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में बढ़ के 0.16% हो गई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी शानदार खरीदारी की है। तो जो शेयर कम हुए वो है जनरल पब्लिक के, 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 71.42% पर आ गई है। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे म्यूचुअल फंड, FI और DI खरीद रहे हैं, और ये आप समझ सकते हो कि इशारा है कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब यहाँ से दौड़ेगा। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जिसने जम के खरीदारी की, आप देख सकते हो कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 16.53 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, अनचेंज है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 12.39 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने 41.21% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है यहाँ पे। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 11.91 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 43.74% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करें तो 10.81 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 39% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है, यानी उन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 5.95 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 43% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 4.49 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, और 64% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 2.5 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 38% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 40% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.19 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 50% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 361 क्वाइंट फंड की बात करें 1.69 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 5% की उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग घटी है। तो सिर्फ एक छोटा सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, बाकी सभी म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त और जम के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर, और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।